डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं जैसे कि जेईई एंड नीट, तो इस चैप्टर पर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो 2019 एंड 2018 की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। फिर भी लास्ट 10 ईयर का अगर हम एवरेज देखते हैं तो वो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ये जो हमारा आर्टिकल है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप आगे की टॉपिक में भी कई जगह पे यूज करते हैं, इसलिए इसे हमें पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए अब देखिए, इस टॉपिक को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है वर्क, दूसरा पार्ट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नेक्स्ट पार्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फिर दैट इज काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, सॉरी वर्क एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा पोटेंशियल एनर्जी, पावर, एंड लास्ट आर्टिकल रहेगा कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट टाइप से, दैट इज वर्क डन से। ओके, चलिए वर्क डन से हम शुरुआत करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है कि जब भी आप वर्क डन के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक बेसिक मिसकंसेप्शन ये है कि आपको फार्मूला बोला जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन का ये बेसिक फार्मूला नहीं, देखिए आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला तो सही है, लेकिन ये बेसिक फार्मूला नहीं है, ये वर्क डन की एक स्पेशल केस है। वर्क डन की कौन सी केस है? ये एक स्पेशल केस है। कैसे? देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं पहले, और फिर हम वर्क डन का बेसिक डेफिनेशन कौन सा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक आप हॉरिजॉन्टल सरफेस लीजिए और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपने क्या किया है, एक ब्लॉक लिया है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया मैंने, जिस पर मैंने एक ब्लॉक लिया जिसका मास है m, जो इनिशियली ए पोजीशन पर है। कहां पर है वो? ए पोजीशन पर। अब आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक फोर्स अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड था F। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये स्मूथ सरफेस है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ब्लॉक A से B पर चला गया। ब्लॉक A से कहां चला गया बोलिए? B पर। ब्लॉक तो वही रहेगा, मास M ही है वो, और ये पॉइंट है B। अब कहानी ये है कि A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x। वो क्या है यहाँ पे? x। ब्लॉक A पोजीशन से B पोजीशन पर आया। अब आप जरा देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनकी अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं तो ये A to B है और ये भी क्या है? A to B। सो आप यहां पर बोल सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे एक दूसरे को पैरेलल। In this case, one can say that force into displacement is work done. तो देखिए, force into displacement work done कब रहता है? जब force और displacement एक दूसरे को क्या रहे? पैरेलल रहे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे होगा हर बार कि force and displacement एक दूसरे को पैरेलल ही रहेंगे? नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि force into displacement, ये जो हम वर्क डन की डेफिनेशन बोलते हैं, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो फिर जनरलाइज फार्मूला कैसे रहेगा? तो इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, जैसे देखो ब्लॉक वही है जिसका मास m है, वो A से B ही गया, डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो ट्विस्ट लाना चाहता हूं मैं हल्का सा, वो ये है कि इस पर मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये इस तरफ फोर्स अप्लाई किया आपने। ठीक है, अब आप जरा बताइए कि क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है? नहीं है। नहीं है
तो यहाँ पर आपको दिया गया कि फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना है? थीटा। अब कहानी क्या है कि आपको वर्क डन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ही आप ये कह पाएंगे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो। तो अब आप मुझे ये बताइए, इस डायग्राम को मैं अगर इस तरफ, इस डायग्राम को यहां पर निकाल, देखो एफ का ये कौन सा कंपोनेंट है? थीटा का एडजेसेंट साइड, तो डेफिनेटली ये रहेगा एफ कॉस थीटा एंड दिस विल बी व्हाट? एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा और ये डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि वर्क डन इज नथिंग बट एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, वेयर दिस एफ कॉस थीटा is the force in the direction of what? X. In the direction of X. So, work done के definition में आपको जो सबसे important कहानी याद रखनी होती है वो ये रहती है कि displacement, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये आप शायद समझ गए होंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं बोलिए? डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे कि ये क्या है? F cos theta क्या है बोलिए? F cos theta is the component of what? Force. So यहां पे मैं लिखूंगा इट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ x, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या डेफिनेशन समझ गए आप? देखिए, आप वर्क डन को जनरलाइज अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ लोग क्या कहेंगे यहां पर कि सर मैं इसी इक्वेशन को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि F ऐसे लिख दिया और ये हो गया x cos थीटा? हाँ, मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फिर डेफिनेशन क्या बनेगा? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी मुझे वर्क डन को डिफाइन करना होता है तो जो डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला डेफिनेशन है आपको वो यूज करना है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूं, और हम ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तीसरा क्या आता है? स्केलर। सो यहां से ये क्लियर हो जाएगी बात कि वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके यूनिट की बात कीजिए यहीं पर, यूनिट आप देखिए फोर्स इनटू यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट आप कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली वो रहेगा न्यूटन मीटर। और हम जानते हैं वर्क डन, stored work done is called as potential energy, that's why it is also known as, its unit is also joule। उसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलिए? जूल भी रहेगा। डायमेंशंस वगैरह हमें आ जाएंगे, क्या रहेंगे एक बार बोल दीजिए फिर भी? m1 l2 t-2, ठीक है। तो क्या आपको वर्क डन का डेफिनेशन समझा है? देखिए अब यहां पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। वर्क डन के इस कंसेप्ट में आपको जो कहना है वो ये बात है कि वर्क डन इज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स बोलिए, या फिर एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाय क्या बोलिए? एक्स कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स कॉस थीटा। किसका कंपोनेंट रहेगा? एक्स का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। इसका यूनिट देखा हमने, न्यूटन मीटर है, या फिर आप जूल कहिए, और डायमेंशंस भी देखे हैं, ओके। अब यहां पर थोड़े से हम एडिशनल पॉइंट देखते हैं, जिसे हम अंडर द हेडिंग नेचर, अंडर द हेडिंग कॉन्सेप्ट प्लस लिखेंगे। अंडर द हेडिंग क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट प्लस। देखिए यहां पर अंडर द हेडिंग कॉन्सेप्ट प्लस,
कंसेप्ट प्लस में वर्क डन की ही बातें। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क। तो अब आप वर्क डन के बेसिक फार्मूले पर आ जाइए फिर से, फोर्स इंटू एक्स इंटू व्हाट, कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस ऑफ थीटा, ये है बेसिक डेफिनेशन है। ओके, फोर्स इंटू एक्स, तो वो स्पेशल केस रहेगी व्हेन कॉस थीटा इज 1। अब नेचर क्या क्या रह सकता है, देखिए यहां पर मैं ये बात समझा देता हूं, जरा यहां पे रुक जाइए प्लीज। वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। अब आप जरा बताइए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, या फिर +1। अब ये अगर +1 रहेगा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये भी प्लस है, ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कॉस थीटा कब 1 आएगा, बोलिए +1 कब आएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव आने के लिए या फिर +1 आने के लिए आप यहाँ पे कहेंगे कि थीटा मस्ट बी 0, थीटा मस्ट बी व्हाट, 0। That's why cos theta will be 1, and in that case work done is force into displacement and it comes to positive। वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब इसका एग्जांपल देखिए जनरल लाइफ में। अब ये पेन यहाँ पर मेरे हाथ में है और मैं इसे ऊपर उठाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे। देखिए ये मैं अगर ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ तो ये है एफ अप्लाइड, अपवर्ड डायरेक्शन। इस पेन पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है एफ अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट क्या रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट को ही हम कहेंगे ग्रेविटी, और जो फोर्स अप्लाई करता है उसे ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट था ए पर, वो ए से गया पी पर, मानिए, ठीक है, और आपको यहां पे कहा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहा गया, ए टू बी, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो जरा बताइए थीटा कितना है, 0। थीटा 0 है तो वर्क डन यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वर्क डन बाय द वेट कहते हैं, सेम क्या कहेंगे आप, सेम एग्जांपल है, फिर भी वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अलग अलग कंसेप्ट आ जाते हैं। देखिए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और ये एक डायरेक्शन में होने के कारण वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन बाय एफ अप्लाइड इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन द सेम एग्जांपल इट कम्स टू नेगेटिव। कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और वेट कहाँ है, बोलिए नीचे। अब देखिए, सो नेचर ऑफ वर्क डन में आपको जो बात सीखनी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनकी डायरेक्शन अगर सेम रहे तो वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, वो डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली अपोजिट रहे तो वर्क डन क्या आ सकता है, नेगेटिव, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें कि वर्क डन में 0 लाना चाहता हूं, वर्क डन क्या लाना चाहता हूं, 0, तो उसके लिए क्या क्या केसेस है जरा देखिए। वर्क डन कब 0 आएगा, यहां पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, वर्क डन कब 0 आएगा, देखिएगा फिर से बेसिक फार्मूला एफ एस कॉस थीटा। अब ये 0 कब आएगा, इन ऑर्डर टू हैव 0 वर्क डन। अब हमें यहां पर क्या क्या करना पड़ता है जरा देखिए, मुझे लगता है 3 केसेस रहेंगे जहां पर ये बात हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट, आप कहें कि फोर्स 0 है, ये देखिए ना, एफ एक्स कॉस थीटा, इसमें से कोई भी एक टर्म 0 हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। सो या तो फोर्स 0 है या फिर दूसरी टर्म 0 लीजिए, या कॉस थीटा 0। कॉस थीटा कब 0 आएगा, जब थीटा क्या रहेगा, 90, जब थीटा क्या रहेगा, 90। इसका मतलब यह है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट।
इन दैट केस वर्क डन क्या रहेगा, 0। अब देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फोर्स 0 है, अब फोर्स 0 है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा कौन सा एग्जांपल है बोलिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो पार्टिकल का मोशन रहता है, गैसियस पार्टिकल का मान लीजिए यहाँ पे, उस पार्टिकल की मोशन, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन उन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इन दैट केस वर्क डन इज व्हाट, 0। वर्क डन इज 0। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इस दीवार पर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स तो लग रहा है, क्या दीवार डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलिए, 0। इन दिस केस वर्क डन इज आल्सो व्हाट, 0। ठीक है, यानी फोर्स लगा रहे हैं आप फिर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, 0 वर्क डन आ गया। नेक्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 90, और ये कंडीशन हमने एक मोशन में भी डिस्कस किया है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। जरा मुझे ये बताइए, सर्कुलर मोशन की अगर हम बात, ये यहां पर एग्जाम, सॉरी, सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, लेट अस कंसीडर वन पार्टिकल मूविंग अलोंग दिस सर्कमफरेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी टुवर्ड द सेंटर, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। पार्टिकल किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, टेंजेंशियल, हम जानते हैं ये बात है। अब जरा यहाँ पे बताइए कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90, सो cos 90 विल बी 0, एंड देयरफॉर आपने एक स्टेटमेंट सुना भी होगा कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज व्हाट, 0। क्या आप ये समझे। इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये डस्टर है, ये ए पोजीशन पर है, ए से इसे बी पोजीशन पर लेके जा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल, कोई चीज आप उठा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल उससे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कहा जाए इन दिस केस फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो आप जरा देखिए, ये ए पोजीशन है, ए से ये गया बी पर, हॉरिजॉन्टल गया है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है बोलिए, ए टू बी, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ओके। और ग्रेविटी किस तरफ रहेगी, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। नाउ प्लीज टेल मी, ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फोर्स कितना है यहाँ पे, सॉरी एंगल कितना है यहाँ पे, 0, एंड दैट्स व्हाई वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस केस, जब आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं और वर्क डन बाय क्या कहते हैं, ग्रेविटी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वो क्या रहेगा, हमेशा 0। देखिए अब तक हमने एडिशनल पॉइंट में क्या डिस्कस किया है कि वर्क डन कब पॉजिटिव रहेगा, कब नेगेटिव रहेगा और कब 0 रहेगा। पॉजिटिव कब रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। नेगेटिव जब वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, अपोजिट, ठीक है। जनरली कोई चीज आप उठा रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं उससे, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो नेगेटिव। वो हम डिफरेंट फोर्सेस के वजह से जो वर्क डन है उसमें ये काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हमने कहा वर्क डन 0 कब रहता है और उसकी ये केसेस है, ठीक है, ओके। ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जरा देखिए। सेकंड पॉइंट का कहना है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए यहां पर वर्क डन इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन, वो टाइप्स ऑफ मोशन पर डिपेंड ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो सर्कुलर मोशन है, यूसीएम है, नॉन यूसीएम है, उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे सर्कुलर मोशन की अगर बात करते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लेते हैं आप, तो वो यूसीएम रहेगा या फिर नॉन यूसीएम रहे, इन बोथ द केसेस वर्क डन कम्स टू 0। वर्क डन क्या रहता है बोलिए, 0 ही रहता है। सो वर्क डन मोशन के टाइप्स पर डिपेंड नहीं कि वो एक्सेलरेटिंग है या फिर डिससेलरेटिंग है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि वर्क डन फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यानी आप ए से बी जाना चाहते हैं और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस कंसीडर दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी एक्स, वो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो उनका कहना है कि ऐसे केस में वो
टाइम पर भी डिपेंड नहीं रहता है। यानी ए से बी अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन फिक्स कर दिए है, ओके, तो इनका कहना है कि वो वर्क डन जो है वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं रहेगा। टाइम पर डिपेंड नहीं रहेगा इसका मतलब क्या रहेगा बोलिए, कि मैं ए से बी स्लो जाता हूं, फास्ट जाता हूं, कैसे भी आप जाइए, लेकिन आप ए टू बी जाते हैं तो आप कितना टाइम ले रहे हैं उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड रहता है, ठीक है। सो वर्क डन इज नॉट फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। ये रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। देखिए कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए कि वर्क डन पहला क्या है, नेचर हमने डिस्कस की। फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो टाइप्स ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो टाइम पर भी डिपेंड नहीं है फॉर पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हम कहते हैं वर्क डन बाय फोर्स, तो ये जरूरी नहीं कि उस फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखो आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं सर, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। वो अपलिफ्ट वाला प्रॉब्लम कंसिडर कीजिए। यहां पर है एक ऑब्जेक्ट, उसका वेट यानी ये रहेगा ग्रेविटी, ये उसे डाउनवर्ड खींच रहा है। एफ अप्लाइड की वजह से ए से ये बी पर गया, ए पॉइंट से कहां पर गया वो, बी पॉइंट पर, और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एक्स। अब आप मुझे ये बताइए कि अपलिफ्ट करते समय अब वर्क डन की मैं अगर बात करता हूं तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इस ग्रेविटी ने ये डिस्प्लेसमेंट किया है क्या, नहीं। डिस्प्लेसमेंट किसने किया है, एफ अप्लाइड है। फिर भी आप वर्क डन बाय ग्रेविटी जब लेते हैं तब आप ये कहते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी जब लेते हैं तो आप कहते हैं mgx इंटू कॉस थीटा, तो वो रहेगा माइनस mgx, क्योंकि कॉस थीटा कितना रहेगा, एग्जैक्टली अपोजिट ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और mg नीचे। 180 कॉस 180 कितना, माइनस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे mg है या ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी की वजह से ये x नहीं है, फिर भी आपने वर्क डन निकाला, ठीक है। ये है हमारा लास्ट पॉइंट, ओके, ठीक है। ये काफी बेसिक लेवल पर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। अब जो हमें कंसेप्ट डिस्कस करना है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन by which force, constant force। अब पहले ये क्लियर करेंगे कि कांस्टेंट फोर्स यानी क्या है। तो आप जरा देखिए, जिस फोर्स के इक्वेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम नहीं रहेगा, फोर्स के इक्वेशन में नहीं रहेगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि फोर्स इज नॉट फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और व्हाट, टाइम। यानी जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम के हिसाब से वैरी नहीं हो रहा है, उस फोर्स को मैंने क्या कह दिया है यहाँ पे, कांस्टेंट फोर्स। अब मुझे यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये है कि अगर ऐसा फोर्स आता है जिसके इक्वेशन में आपको ना तो डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा ना ही टाइम नजर आएगा, ऐसे फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और यही आर्टिकल है हमारा कि वर्क डन बाय व्हाट, कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए फार्मूला क्या है, तो हमारा जो बेसिक फार्मूला है दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा, या फिर मैं इसे ही ये ऐसा कहना चाहूंगा, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है, बस ये यूज करते हैं, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़े थोड़े ट्विस्ट आते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ट्विस्ट क्या है, देखिए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, या फिर अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिए जाए वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट,
तो आपको फार्मूला यूज करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वगैरह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स इंटू क्या कहेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। कौन सा प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट। और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए जाए और उनके बीच का एंगल दिया जाए, यूज एफ एक्स कॉस थीटा। सिर्फ मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दिया, और आपको कहा गया उनके बीच का एंगल भी दिया, और आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन। आपको ये पहला पार्ट यूज करना है। फोर्स दिया है आपको आई जे के टर्म्स में, डिस्प्लेसमेंट भी दिए है आपको आई जे के टर्म्स में, और कहा है वर्क डन फाइंड आउट कीजिए, यूज दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज कीजिए, डॉट प्रोडक्ट लीजिए उनका, यू विल गेट आंसर। अब जरा यहां पर मुझे कुछ और बात क्लियर करने दीजिए। अब अगर ऐसे होता है, देखो ना यहां पर क्या दिया जाए और कौन सा फार्मूला यूज करना मैं आपको समझा देता हूं। मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड क्या दिया जाए यहां पे, थीटा। फॉर्मूले में गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे समझेंगे आप, 10 न्यूटन फोर्स, तो 10 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ। डायरेक्शन वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है, और उसकी वजह से वो डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर। इन कौन से डायरेक्शन में, वो तो थीटा रहेगा। इन दिस केस यूज फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू व्हाट, कॉस थीटा। ये फार्मूला यूज कीजिए, बात हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अब अगर आपको ये दिया जाए कंपोनेंट्स, यानी एफ, मैं जनरल लैंग्वेज में यहां पे समझा देता हूं, एफ एंड एक्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, ये जे कैप एंड व्हाट, के कैप। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाए, जैसे कि आपको ये कहा जाए कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, एंड एक्स को मैं कहूंगा x1। अब x1 बोलने की जरूरत नहीं है यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इस केस के लिए मैं सिर्फ s से दिखा देता हूं, तो हम कहेंगे x i कैप, y j कैप एंड व्हाट, z k कैप। ऐसे अगर दिया जाए प्रॉब्लम में, तो आपको सिंपल सी बात है, वर्क डन यूज करना है, फोर्स डॉट प्रोडक्ट लीजिए, सिंपल सा आपका आंसर। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं वो हम जानते हैं, न्यूमेरिकल में हम वो और क्लियर करेंगे। ये हो गई सेकंड पॉइंट। अब ऐसे न्यूमेरिकल में जो ट्विस्ट आता है वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ट्विस्ट कौन सा है, और वो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। थर्ड पॉइंट है ट्विस्ट। उनका कहना है कि नंबर ऑफ फोर्सेस आर गिवन, नंबर ऑफ फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फिर फार्मूला बताइए क्या यूज करेंगे आप। नंबर ऑफ फोर्सेस दिए हैं और आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस वर्क डन का जो कंसेप्ट है वो ऐसा रहेगा, F1 प्लस F2 प्लस 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 व्हाट, Fn मल्टीप्लाइड बाय यानी ये डॉट प्रोडक्ट है हाँ? और ये रहेगा, ये x की जगह s मानिए x। तो ये बात हो गई समेशन ऑफ फोर्स I from where 1 to n Fi डॉट s। एग्जाम्पल लेते हैं, तीनों की भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में इन तीन के अलावा फोर्थ पॉइंट नहीं है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 3 पॉइंट ही काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर ही हमें फोकस करना है। देखिए पॉइंट फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं अच्छी तरह से। पहला पॉइंट क्या है कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए जाए फोर्स डिस्प्लेसमेंट के और एंगल दिया जाए दोनों के बीच में, यूज बेसिक फार्मूला। कौन सा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू व्हाट, कॉस थीटा। आई जे के अगर आ जाए, डॉट प्रोडक्ट। नंबर ऑफ फोर्सेस दिए जाए 3 4 कितने भी वो दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस, और डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, सभी फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर लीजिए और डॉट प्रोडक्ट लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये थोड़ा सा
हल्का सा ट्विस्ट है, बाकी कुछ नहीं। क्या आपको इतना पॉइंट आ जाएगा? देखिए अब इन सभी पर मैं 2-3 क्वेश्चंस देखता हूँ, टिपिकल एकदम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आर्टिकल कौन सा चल रहा है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, और इस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में अब टिपिकल न्यूमेरिकल्स देखते हैं। टिपिकल का भी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए काफी सिंपल न्यूमेरिकल से हम आगे जाते हैं। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। एक ब्लॉक लीजिए, हम यहां पर देखने जा रहे हैं टिपिकल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक ब्लॉक लिया, ए पर है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की वजह से ये जो ब्लॉक है वो ए से कहा गया बी पर गया, सॉरी ए से कहा गया बी पर, और ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। फाइंड द, क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो कंसेप्ट कितना सिंपल है, एग्जांपल काफी सिंपल है। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा, ए से बी पर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। आपको कहा गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अप्लाइड फोर्स एंड कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। तो आप जरा बताइए मुझे, फोर्स का सॉरी वर्क डन का मेरे पास बेसिक फार्मूला है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड और क्या दिए है आपको? डिस्प्लेसमेंट। सो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे आप? एफ एक्स कॉस थीटा वाला। सिंपल सी बात है। ओके, इसमें अब पहला पॉइंट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब आप मुझे ये बताइए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे नजर आ रही है? कहां से कहां गया पार्टिकल? ए टू बी। सो ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। क्या ये दोनों सेम है? सेम है। सेम है तो थीटा कितना है? 0। कॉस 0 इज 1 एंड देयरफॉर वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन दिस केस कम्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट इसी में जो दूसरा पार्ट पूछा गया कि वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ प्लीज टेल मी फॉर दिस हॉरिजॉन्टल मोशन ग्रेविटी कैसे नजर आ रही है? डाउनवर्ड। और ये डिस्प्लेसमेंट है, जरा बताइए कि उनके बीच का एंगल कितना है? 90। cos 90 कितना आएगा? 0। एंड देयरफॉर इन दिस केस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कम्स टू व्हाट? 0। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगी उसके लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आएगा? ये काफी सिंपल न्यूमेरिकल लिया हमने। अब इंक्लाइन सरफेस का लेते हैं, इंक्लाइन सरफेस का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्लाइन न्यूमेरिकल वाला एक, इंक्लाइन प्लेन वाला एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ओके, देखिए थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना किया इस इंक्लाइन सरफेस ने? थीटा। और इस जगह पर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, एक्चुअली वो इनिशियली ब्लॉक कहाँ था? यहां पर। ए है उसकी इनिशियल पोजीशन और बी है फाइनल। डेफिनेटली पहले केस में यहां पर फोर्स इस तरफ मिल रहा है, ये है F, ये क्या है बताइए? फोर्स। ओके, इस केस में आपको कहा गया कि फाइंड
वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय व्हाट, ग्रेविटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हम डिस्प्लेसमेंट यहां पर x कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर किया हमने डिस्प्लेसमेंट, x। ओके, इट विल बी x डिस्प्लेसमेंट किया है। अब आप जरा बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो फिर से वही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। बेसिक फॉर्मूले को भूलिए नहीं, क्यों यही फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। अब इसमें जो हमारा पहला केस है, पहली केस क्या है बोलिए, उनका कहना है कि फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अब आप जरा देखिए कि अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन मुझे कैसे नजर आ रही है, सेम सेम, तो थीटा कितना हो गया 0 और 0 इज 1 एंड देयरफॉर इन दिस केस work done due to force applied comes to force into displacement, पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में ट्विस्ट है थोड़ा, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब आप मुझे ये बताइए, क्या यहां पर ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है? नहीं है, और यहीं पर हमारे पास क्या है, छोटा सा ट्विस्ट। अब आप मुझे ये बताइए, मैं इस ब्लॉक के लिए अगर एफबीडी निकालू इसका, तो क्या बात बन रही है, ठीक है, मैं यहीं पर समझा देता हूं, फोर्स को थोड़ा सा इस पीछे देखना, इसके लिए ये रहेगा mg, क्या रहेगा ये mg रहेगा, और ये है mg cos theta and this will be what, mg sin थीटा। क्या आप ये समझ रहे हैं, mg cos थीटा और ये क्या है, mg sin थीटा। तो इस कंपोनेंट को मैं इस कंपोनेंट को क्या कहूंगा, एफ पैरेलल, ठीक है, ग्रेविटेशनल का एफ पैरेलल है, और ये है एफ परपेंडिकुलर मोशन पर। अब आप मुझे ये बताइए, वर्क डन का अगर मैं ये कंसीडर करूं, तो यहां पर ही आप देख लीजिए, ये तो 0 हो गया यहाँ पर, क्या आप ये समझ रहे हैं, देखो mg cos थीटा यानी f परपेंडिकुलर है, ओके, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स की वजह से इस परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है डिस्प्लेसमेंट को, इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा, 0। लेकिन ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ग्रेविटी का mg sin थीटा कंपोनेंट जो है, वो आप केयरफुली देखिए, उसकी डायरेक्शन और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली अपोजिट, एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी कम्स टू दिस फोर्स दैट इज एफ पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और वो कौन सा साइन रहेगा वहां पे, माइनस। व्हाई देयर इज नेगेटिव साइन, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट और ये इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होने के कारण cos 180 आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस लग जाता है। क्या आपको ये समझा, यहाँ पे पॉइंट है, ओके, ठीक है, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, जहां पे हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए जाएंगे, जहां पर कौन से कंपोनेंट दिए जाएंगे हमें, रेक्टेंगल्स। जरा देखिए प्लीज, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अलग अलग बातें आती हैं, कैसे, जरा देखिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के न्यूमेरिकल में देखिए, आपको कहा जाए कि दिस फोर्स 2i कैप प्लस 2j प्लस 3k, ये फोर्स है। अब जैसे ये i j k के टर्म्स में दिया, आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई कि डेफिनेटली मुझे अब डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। ये फोर्स अप्लाई करने के बाद एक ऑब्जेक्ट जो है, जो ए पॉइंट पे था, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 1 2 3, वो गया बी पर, जिसके अब कोऑर्डिनेट्स हुए 2 1
0, -2 1 0। डिस्प्लेसमेंट देने के ये तरीके हैं, उसमें ट्विस्ट लाते वो थोड़ा थोड़ा। पहले हम डिस्प्लेसमेंट के ट्विस्ट देखेंगे, फिर फोर्स का ट्विस्ट देखेंगे। ठीक है, जरा देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के न्यूमेरिकल में ही आपको ये कहते हैं फोर्स दिया जाए और A to B दिया जाए। A के पोजीशन देते, A के कोऑर्डिनेट देते, B के कोऑर्डिनेट देते। अब ये देने के देखिए वो क्या करते हैं बोलिए। ये देखिए आपको x का जो बात निकालनी है वो कैसे निकालते हैं आप मुझे जरा समझाइए। अगर मैं इसे कहूं x1 y1 z1 और इनके कोऑर्डिनेट्स को मैं कहूं x2 y2 z2, तो आप जरा बताइए कि क्या ये ऐसे नहीं रहेगा। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप, ये ऐसे रहे। आपको करके देखिए क्या आता है। x2 माइनस x1 -2 माइनस 1 इट कम्स टू -3 i कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 j कैप, 0 माइनस 3 k कैप। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट भी i j k के टर्म्स में आ जाए। देखो सबसे सिंपल कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कि फोर्स भी आपको i j k के टर्म्स में दे जाए और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी i j k के टर्म्स में, तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है। उसमें हल्का सा ट्विस्ट कौन सा आ सकता है कि फोर्स देंगे i j k के टर्म्स में और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वो 2 पॉइंट देंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ i j k इस तरह से निकालना है। जो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसमें से इनिशियल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, अपने आप आपका ये बात बन गया। अब ये काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब इसके आगे का दैट इज वर्क डन। डॉट प्रोडक्ट, बस डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं। आई का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, जे के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन लीजिए के का। तो आई का यहां पर क्या है बताइए मुझे। आई का फोर्स का है 2 और ये है -3, 2 इंटू -3 इट कम्स टू -6। नेक्स्ट बताइए क्या है, -1 प्लस 2 इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये -2, 3 और ये -3 तो ये बनेगा -3। तो ये कितना बन रहा है बोलिए, 6 और 2 8 और ये 9, 8 और 9 कितना आ रहा है 17 और ये -17। सो वर्क डन कितना आ रहा है -17 जूल। ठीक है, -17। ये क्लियर बात। ठीक है, अब देखो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल आई जे के टर्म्स में फोर्स दिया और आई जे के टर्म्स में ही डिस्प्लेसमेंट दिया। उसमें हल्का ट्विस्ट, डिस्प्लेसमेंट ए और बी ऐसे 2 पॉइंट्स लिए, उनके कोऑर्डिनेट दिए। अब इसमें और थोड़ा सा एक ट्विस्ट कैसे आता है मैं वो क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। और वो पॉइंट कौन सा है यहाँ पे देखिए प्लीज। ठीक है, ए, जब आपने ये फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जो ए पॉइंट पे था, दैट इज 1 2 3, वो गया बी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 -1 0, और वहां से वो गया सी पॉइंट पर, वहां से वो कहा गया सी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 -3 +2। देखिए क्या प्रॉब्लम कैसा है। दिस फोर्स व्हेन एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है इनिशियल पोजीशन जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 है, वो गया बी पर, बी से फिर कहा गया सी पर। अब शायद आप डिस्प्लेसमेंट का ये कंसेप्ट जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस पाथ से गया उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ओनली। तो यहां पर ये जो मिडल वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आप कंसिडर भी नहीं कीजिए। ठीक है, तो पॉइंट अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे
तो ये समझ रहा है आपको कि इनिशियल और फाइनल ये दो जो पॉइंट्स हैं उनके ही कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्शन करते हैं। मिडल वाला दिया जाए कि ये यहां पर गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके ठीक है, ये पॉइंट समझेगा। अब आप फिर से वही बात आ जाएगी, 0 -1 तो ये आ जाएगा -i कैप, -3 -2 इट कम्स टू -5j कैप, ये -i कैप है। ठीक है, 2 -3 सो इट कम्स टू -k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट, यू विल गेट आंसर। क्या आप ये समझ रहे हैं? ये फार्मूला और ये कंसेप्ट कब यूज करना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ IJK, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए जाए तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसी का सब पॉइंट है, और ट्विस्ट ये है कि फोर्स में नंबर ऑफ फोर्सेस दिए जाए। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमें आ जाएगा, फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिस पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, और वो फोर्सेस कौन कौन से हैं? F1 इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j एंड F2 इज इक्वल टू 3i कैप 1j कैप एंड प्लस 3k कैप। और इसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये ऐसा है, -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड द वर्क डन। देखिए, टू फोर्सेस इस तरह से दिए हैं, एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किए गए हैं, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह है। फाइंड द वर्क डन। अब आप मुझे ये बताइए कितने फोर्सेस दिए हैं? मोर देन वन फोर्स। सो वो फार्मूला यूज कीजिए हमारा। यहां पर कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे? बोलिए, वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ I फ्रॉम 1 to n Fi डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी एडिशन कीजिए, सिंपल सी। एडिशन करने के बाद, अब मैं एडिशन यहीं पर करके देता हूं। ठीक है, 2i कैप प्लस 3i कैप कितना हो जाएगा? बोलिए जरा। 5i कैप, 3j और ये 1j, तो ये कितना बनेगा यहाँ पे? 4j। वेरी गुड। और ये बनेगा 3k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा यानी ऑलरेडी दिया है, हाँ, 2i और ये क्या है? माइनस के क्या है यहाँ पे? k। अब आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए। डॉट प्रोडक्ट फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। i के कोएफिशिएंट 5 और -2, इनका मल्टीप्लिकेशन रहेगा -10। 4 और j का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, सो वो रहेगा +4। 3 और ये -1, सो इट कम्स टू -3। सो ये बनेगा -30, -13 में से 4 चले गए, -9 जूल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय व्हाट? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है तो वर्क डन कैसे निकालना है, इसकी ये काफी सिंपल से न्यूमेरिकल है। ओके ठीक है, ये काफी टिपिकल पॉइंट हो गया है। अब जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय क्या डिस्कस करेंगे अब? वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक, चलो देखते हैं फिर। और ये वो पॉइंट है जहां पर हमें इंटीग्रेशन और ग्राफिकल मेथड का काम आता है, यानी वर्क डन बाय ग्राफ एंड वर्क डन बाय इंटीग्रेशन। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली यहाँ पे आता है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब जैसे हमने कांस्टेंट फोर्स में क्या कहा, आपको याद है कि ऐसा फोर्स जिसके इक्वेशन में कहीं पर आपको x या फिर x यानी डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम नजर नहीं आएगा, तो वेरिएबल में उसके एग्जैक्ट अपोजिट कहिए। वेरिएबल फोर्स यानी ये कंसेप्ट तभी यूज करना व्हेन फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आइदर डिस्प्लेसमेंट और टाइम। यहां पे मैं और लिख देता हूं, दो में से कोई भी चल जाता है, डिस्प्लेसमेंट रहे या फिर क्या रहे, टाइम रहे, क्योंकि टाइम भी ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा क्या रहती है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव होती है। तो टाइम अगर रहेगा इक्वेशन में तो वो वेरिएबल फोर्स है। सो व्हेन
force is a function of displacement or time, that force is known as, ये पहले क्लियर करने दीजिए कि ये वेरिएबल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? वेरिएबल। और फिर ऐसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप या तो इंटीग्रेशन लीजिए या फिर ग्राफ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटीग्रेशन कब और ग्राफ कब। तो अगर ग्राफ दिए जाए तो ग्राफ सॉल्व कीजिए, और नहीं दिए जाए तो फिर इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए। कैसे जरा देखिए यहाँ पे। इट इज सो वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट dx। फोर्स डॉट क्या है? ये dx। ठीक है, यहां पे आप लिमिट्स पुट करेंगे a टू b। अब वो लिमिट्स कैसे रहेंगी मैं आपको वहां पे समझा देता हूँ। a और b ये क्या है, इसमें भी ट्विस्ट है। ये काफी एकदम सिंपल सा कंसेप्ट कहा मैंने यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर ऐसी बात है, ये x के जगह मैं क्या कह देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आप ये समझ लीजिए dr, वेर this dr can be dx I cap, dy j cap, dz k cap, ऐसा है। and that force is fx I cap, fy j cap, fz k cap। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसे अगर दिया जाए देन दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसे ही मैं कैसे लिखता हूं जरा देखिए। तो ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ fx डॉट dx। fx डॉट dx का एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, यानी एक्सपांशन क्या रहेगा? fx into dx into cos of theta, where this theta is angle between fx and dx। तो अब जरा देखिए कि ये आई कैप और ये भी आई कैप रहे तो वो एंगल कितना लेंगे आप? 0। ठीक है, ओके। और यहां पे x इनिशियल और ये रहेगा x फाइनल। लिमिट क्या रहेंगे? x इनिशियल टू x फाइनल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ये भी वेक्टर रहेगा। यहां पर आप कहेंगे y की इनिशियल वैल्यू, कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स नहीं, कोऑर्डिनेट जो है वो लेने हैं। इनिशियल y कोऑर्डिनेट और ये रहेगा फाइनल y कोऑर्डिनेट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz और ये है dz और ये है z इनिशियल z फाइनल। ठीक है, ये क्या रहेगा? z इनिशियल और ये z फाइनल रहेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आया है इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप स्टेप्स अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और बेसिक पर फोकस करते हैं आपको ये भी न्यूमेरिकल्स काफी आसानी से सॉल्व करते आएंगे। ये भी सिंपल से बात है एक्चुअली अगर देखा जाए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट फोर्स से भी ये सिंपल है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स काफी आपको आसान जाएगा। ठीक है, कैसे जरा देखिए। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूँ, न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये समझा देता हूँ। यहाँ पर तो एक ही फार्मूला है, इंटीग्रेशन लीजिए सर, बाकी क्या है। ओके, चलो देखो। अब यहां पर मैं देखता हूं टिपिकल न्यूमेरिकल्स। अब टिपिकल न्यूमेरिकल्स में देखिए क्या कंसेप्ट है यहां पर। सबसे पहला पॉइंट, इफ अगर आप ऐसे कीजिए कि फोर्स इज गिवन टू यू लाइक दिस 3x I cap
प्लस 2y जे कैप। और इसकी वजह से जो पार्टिकल ए पोजीशन पर था जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2, वो पार्टिकल मूव हुआ टू द बी। कहां पर गया वो? ए से कहा गया है बी पर। देखिए, when a force 3xi cap plus 2yj cap is applied on a object which is at initial position having coordinates 1 and 2 moves from A to B, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये दिए हैं। फाइंड द वर्क डन। अब आप कुछ लोग क्या सोचते होंगे कि सर यहां पर x यानी i कैप और j कैप आया है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का वो सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हल्का सा ट्विस्ट देखिए ना प्लीज, कि क्या यहाँ पे x नहीं है और क्या यहाँ पर y नहीं है, तो x और y डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है। इसका मतलब फोर्स में डिस्प्लेसमेंट है। क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? किसके फंक्शन है वो? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो डेफिनेटली ये वेरिएबल फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये? वेरिएबल। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये बात कैसे कर रही है। वर्क डन इन दिस केस, फोर्स और ये dr बेसिक। अब ये dr यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं। कैसे? आप देखिए, मैं इसे कहता हूं x इनिशियल, मैं इसे कहता हूं y इनिशियल, मैं इसे कहता हूं x फाइनल और इसे कहता हूं मैं y फाइनल। ओके, अब ये 3xi जो है वो है fx और ये है fy, और dx और fx इनका डायरेक्शन सेम है, fy और dy का डायरेक्शन क्या है? सेम। सो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है जरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx fy dy, ठीक है। cos थीटा वहां पे कितना आ रहा है? 0, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये क्या रहता है? x इनिशियल x फाइनल, x इनिशियल सॉरी y इनिशियल y फाइनल। क्या आप ये समझ रहे? x इनिशियल और ये इस तरह से, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कीजिए और बात कीजिए डायरेक्ट। fx यानी कितना? 3x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा वो बोल दीजिए डायरेक्ट। 3x का इंटीग्रेशन रहेगा 3x² 2, और उसके लिमिट क्या रहेंगे? x इनिशियल कितना है बोलिए? 1, और ये कितना है? -2। सो ये 1 और -2, अपर लिमिट कौन सी है? -2, ठीक है। प्लस एज इट इज fy कितना है बोलिए? 2y और इंटू dy। 2y का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 2y² 2, ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। सो ये सिर्फ y² रहेगा, और उसके लिमिट्स क्या रहेंगे बोलिए? y इनिशियल कितना है? 2, और ये है 3। वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट आंसर ना। ओके, अब देखिए इसे, देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया। अब इसके बाद तो आपको आ जाएगा, या फिर वैल्यूज पुट अप करके देख लीजिए एक बार। अपर लिमिट पुट कीजिए, माइनस रहे या प्लस रहे, उसका स्क्वायर तो प्लस ही आने वाला है। सो 2 का स्क्वायर रहेगा कितना रहेगा? 4, ये रहेगा 12 का हाफ हो जाएगा 6, ठीक है। सो दिस कम्स टू 6 माइनस लोअर लिमिट के लिए आप क्या करेंगे? 12 ही वो फिर से लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट 1 है ना, तो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3/2। सो -3/2 करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये बनेगा 12 में से 3 चले गए 9/2, तो ये बनेगा 9/2, ये बनेगा 9/2, और ये तो ये सिंपल ही रहेगा। y², 3 का स्क्वायर कितना रहेगा? 9 में से ये 4 चले गए, 9 में से 4 चले गए तो 5, तो ये रहेगा 5। सो ये रहेंगे 10 और 19/2 जो 19/2। सिंपल इंटीग्रेशन आना है बस, बाकी कुछ नहीं। क्या आपको समझेगा कि कब आपको इंटीग्रेशन लेना है और कब वो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेके बात करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं एक और न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आप ट्राई कीजिए
और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज ग्राफ वाले न्यूमेरिकल वो देखते हैं। ठीक है, ओके, ग्राफ वाले न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले क्या करते हैं, अभी एक और इसका न्यूमेरिकल लेते हैं और फिर ग्राफ वाले जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या करते हैं, एक फोर्स लेते हैं फिर से। एक पार्टिकल है जिसका मास है, पार्टिकल नहीं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम। उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स है x+3। जो फोर्स क्या है बोलिए, x+3। ग्राफ का भी एक छोटा न्यूमेरिकल यहीं पर क्लियर कर ही लेते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है x+3, और इसके वजह से पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है वो हुआ है, पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ है वो डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। या फिर आप ऐसे बोलिए कि पार्टिकल x1 2 मीटर से चला गया, x2 दैट इज लेट अस कंसीडर 4 मीटर। ठीक है, x एक्सिस पर चल गया इस फोर्स की वजह से। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। अब इसी में मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन से भी सॉल्व करके देता हूं और यही प्रॉब्लम मैं ग्राफ से भी सॉल्व करके देता हूं। चलो देखो यहां पर थ्रू इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देखिए यह है पूरा f और ये भी x मानिए, तो आप इसे कंसीडर कैसे करते हैं, ये i कैप j कैप नहीं है, तो सिर्फ आप इसे ही fx नहीं मानेंगे, ये पूरा का पूरा fx हो गया है। ये पूरा का पूरा फार्मूला दैट इज x+3 fx कहलाएगा वहां पर। ठीक है, अब जरा देखिए वर्क डन इंटीग्रेशन f इंटू dx, उसके लिमिट कहां से कहां गया, 2 से 4 पर गया। काफी सिंपल। अब ये रहेगा x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, आप थोड़ा डायरेक्ट बोल दीजिए प्लीज। x का इंटीग्रेशन रहेगा x²/2, उसकी लिमिट है 2 to 4 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 3 का तो इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन आएगा x, 3 बाहर रहेगा, लेकिन 2 और ये 4। पुट द वैल्यू, गेट आंसर। अपर लिमिट पुट किया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2 8, माइनस 2 पुट करते हैं तो 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस x का पावर कितना लेंगे आप, x के जगह 4 लिखेंगे, x के जगह 4 लिखेंगे तो वो हो जाएगा 4 3 12, और x के जगह फिर 2 लिखेंगे 6, 12 में से 6 चला गया तो 6, तो टोटल आंसर बनेगा 12G। कितना आंसर बन रहा है बोलिए, 12G। ओके, दिस इज बाय विच मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड। ये किसके हिसाब से आया है, इंटीग्रेशन। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हम यही प्रॉब्लम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। यही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ग्राफ अगर दिया जाए तो वो एरिया अंडर द कर्व है, ये सिंपल से कंसेप्ट है। देखो ग्राफ में ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x2 कितना है 4 मीटर। आप ग्राफ में आप हमेशा याद रखिए ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, एरिया अंडर द कर्व। हमने ग्राफ में 2 ही बातें याद रखनी है कि जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन है, आप ही बताइए मुझे वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक वो स्पेशल केस है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन रहे तो आपने क्या कहना, एरिया अंडर द कर्व। और जो x या y एक्सिस पर होगा उनका अगर क्या होगा डिवीजन, तो स्लोप बोल दीजिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या कहूंगा, एरिया अंडर द कर्व। सो अगर आपको ग्राफ दिया जाए और ग्राफ से आपको कहा जाए वर्क डन, सिंपल सी बात, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, लेकिन अब यहां पर इक्वेशन है, इक्वेशन से मुझे ग्राफ बनाना है और आगे जाना है और वहां पे फाइंड आउट करना। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं बता देता हूं। देखो f = x+3,
जब x की कीमत 0 है, मान लीजिए x की कीमत कहीं पर 0 नहीं, लेकिन यहां पर तो 0 है, ये ओरिजिन है। तो सो व्हेन x इज 0 f इज इक्वल टू व्हाट 3। सो डेफिनेटली ये यहां से स्टार्ट होने वाला है लाइन, ठीक है। दिस इज 3, ओके। अब x की कीमत मिनिमम कितना दिया है 2 पुट कीजिए, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। सो व्हेन दिस x इज 2, डिस्प्लेसमेंट कितना चला गया है बोलिए 5 पर। ये फोर्स कितना है 5, डिस्प्लेसमेंट में क्या है फोर्स, ये कितना है 3। आप समझ रहे हैं ये बात। अब ये 4 पुट कीजिए, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। सो ये और थोड़ा सा ऊपर दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये अगर 4 है तो ये क्या बन रहा है बोलिए 7। ये इस तरह से ये बना है 7। अब ये जो ये 7 वाला पॉइंट हुआ ए, और ये बी पॉइंट, ये वो लाइन है। और आप वैसे भी देखिए कि क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी y इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ओके। अब देखिए आपको एरिया कौन सा निकालना है, तो उसके लिए आपको ये जोड़ना पड़ेगा ना, एरिया अंडर द कर्व है तो ये क्या ये जो एरिया है दिस रीजन, क्या ये ट्रेपेजियम नहीं हो गया, हुआ है या नहीं। सो अगर आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, सो आप क्लियर बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या रहेगा बोलिए हाफ, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 - 2 बेस रहता है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का एडिशन कीजिए, ये कितना है 5 और ये 7, ठीक है। ये ऐसे आप जानते नहीं है ट्रेपेजियम का एरिया, ओके। ये 2 गेट कैंसिल, 5 + 7 कितना हो गया 12 जूल। बाय इंटीग्रेशन भी कितना आया था 12 जूल, बाय ग्राफ भी कितना है 12 जूल, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखिए पूरे वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, वर्क डन क्या है, उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देखा, एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में हमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ यूज करते हैं, ओके, ठीक है। चलिए हम यहीं पर रुक जाते हैं, ओके, थैंक यू।